आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड सेम। ठीक है। अब जो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बॉडी फ्लूइड, ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड की कंपोजिशन में प्लाज्मा पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बॉडी फ्लूइड्स क्या होती हैं। ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं वो उनको बॉडी फ्लूइड्स कहा गया है। अब दो टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया है। जो फर्स्ट वन है वो है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और जो सेकंड वन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब समझिए इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या होता है। इंट्रा मतलब होता है इनसाइड और सेलुलर मतलब होता है सेल। जो सेल के अंदर फ्लूइड होते हैं वो होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसको क्या लिख सकते हैं, ICF। ठीक है। तो ICF की फुल फॉर्म क्या होगी, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर होता है, इसलिए ये आएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। सेकंड जो बात करते हैं वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि ECF। ठीक है। जो सेल के बाहर होंगे, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल, तो सेल से बाहर जो होंगे वो होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल आते हैं, ब्लड है सेल से बाहर होता है, लिम्फ है सेल के बाहर होता है, टिश्यू फ्लूइड है वो भी सेल के बाहर होता है। ठीक है। तो ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एग्जांपल। इंट्रा के अंदर साइटोप्लाज्म आएगा और इसके अंदर ये आएगा ये। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, अच्छे से स्टडी करेंगे बिल्कुल। ब्लड की कंपोजिशन, फंक्शन क्या है वो आज स्टडी करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। तो वन बाय वन करके समझते जाइए और सुनते जाइए। सबसे पहले ब्लड। ठीक है। अब ब्लड के बारे में कुछ आपको पॉइंट याद रखने होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल वॉल्यूम ब्लड का कितना है, वो है 6 लीटर। टोटल वॉल्यूम जो ब्लड का हमारी बॉडी में है वो होता है 6 लीटर। ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। सेकंड है कि भैया पीएच कितनी है इसकी। इसकी जो पीएच है वो है 7.4। क्या होता है ये, स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर होता है और पीएच बोलेंगे 7.4 है। ठीक है। ऑप्शन में आपको ये पूछा जा सकता है कि बताओ ब्लड की पीएच कितनी है, वो दे देगा 2.3 दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, 7.4 दे देगा। तो आपको टिक करके आना है 7.4। जो ब्लड की पीएच है 7.4 होती है। ब्लड होता है स्लाइटली एल्केलाइन इन नेचर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है कभी भी। फिर आपको याद रखना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ब्लड की, वो होती है 1.055। तो व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, तो आपको लिख के आना पड़ेगा 1.055। इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो ये तो हो गए 3 पॉइंट जो ब्लड के बारे में है। अब देखिए ब्लड होता क्या है। ब्लड होता है कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है। ठीक है। अब फाइबरलेस होता है ये, इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते, तो इसको बोलेंगे ब्लड इज ए फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर दो चीज होती हैं, एक तो होगा प्लाज्मा और एक होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। दो तरीके से इनको कैटेगराइज किया गया है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। तो चलिए हम समझ लेते हैं, डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो ब्लड है इसको कैटेगराइज किया गया है प्लाज्मा के अंदर और ब्लड सेल्स के अंदर, मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड सेल्स को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब ब्लड सेल्स के अंदर क्या क्या आएगा, आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा, प्लेटलेट आएगा। ठीक है। प्लाज्मा के अंदर क्या आएगा, प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो वाटर होता है और कुछ डिजोल्व्ड सब्सटेंस होती हैं। अब देखिए किस तरीके से क्या क्या होता है। सबसे पहले हमने ब्लड के अंदर देखा कि भैया प्लाज्मा होती हैं और ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है। अब जो प्लाज्मा है उसकी कितनी कंपोजिशन होती है, कितनी परसेंटेज में वो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, वो होता है 55%। और जो ब्लड सेल्स हैं वो 45% ब्लड 45% बनाती हैं पूरे ब्लड का। ठीक है। तो कुल मिला के 100% हो गया ये। ठीक है। कंपोजिशन है कि 55% तो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर और 45% ब्लड सेल्स होती हैं।
अब देखिए प्लाज्मा, देखते हैं हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है। अब जो प्लाज्मा होता है ना ब्लड के अंदर, उसके अंदर वाटर होगा, वो होगा 92%। 92% तो केवल वाटर ही वाटर होता है प्लाज्मा के अंदर। बाकी का जो बचा 8% वो होगा डिजोल्ड सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कि जो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होंगे। अब क्या क्या चीज़ होंगी उसके अंदर भैया? साल्ट हो सकता है, फूड हो सकता है, हार्मोन हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर सोल्ट है, वो डिजोल्व होगा। फूड है जैसे ग्लूकोज है, वो डिजोल्व होगा। अब प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होगा, ब्लड सर्कुलेट करेगा तो अलग अलग ऑर्गन्स के पास, टिश्यू के पास पहुंचेगा, क्या ग्लूकोज पहुंचेगा, हार्मोन्स भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया है, ठीक है, वो क्या होंगे? डिजोल्व होंगे। ठीक है, और फिर ब्लड सर्कुलेट करेगा तो वो रिमूव आउट, जो पहुंचाने की चीज़ें हैं वो पहुंचाई जाएंगी, जो एलिमिनेट करने की चीज़ें हैं वो बॉडी से एलिमिनेट की जाएंगी। जैसे ग्लूकोज है, उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाया जाएगा ब्लड के थ्रू। वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा बॉडी से। ठीक है, अब प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है? अब प्रोटीन जो होता है उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है और प्रोथ्रोम्बिन होती है। अब इनका क्या काम होता है? तो देखिए, जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड की ओस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, ब्लड की ओस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखती है। ओस्मोलरिटी मतलब होता है वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, वाटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसको मेंटेन करके रखता है, कहीं वो डिक्रीज या इंक्रीज ना हो जाए। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है प्लाज्मा के अंदर, वो ओस्मोलरिटी को मेंटेन करके रखती है। और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो हाईएस्ट अमाउंट में पाई जाती है। इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट अमाउंट में जो प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन ही होती है। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों होती है वो हम पढ़ेंगे मेड कैम के अंदर। जब आप फोर्थ सेम मेड कैम के अंदर जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे प्रोटीन बाइंडिंग। वहाँ पे आपको ये लाइन मिलेगी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन हाईएस्ट अमाउंट में होती है प्लाज्मा के अंदर। क्यों होती है उसका भी रीज़न है, क्योंकि एसिडिक और बेसिक बोथ टाइप ऑफ ड्रग्स इसके साथ बाइंड कर सकती हैं, इसीलिए होती है। आपको बिल्कुल एक्सप्लेन, बिल्कुल ब्रॉड में आपको मेड कैम के अंदर फोर्थ सेम में पढ़ने को मिलेगा ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लोबुलिन होती है। अब ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? डिफेंस का काम होता है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो ग्लोबुलिन डिफेंस का काम करेगा। अब फाइब्रिनोजन बच गया और बच गया प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जो फाइब्रिनोजन है और जो प्रोथ्रोम्बिन है, दोनों का काम होता है क्लोटिंग में हेल्प करना। तो दोनों किस में हेल्प करेंगी? क्लोटिंग में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा प्लाज्मा, जो कि ब्लड की कंपोजिशन थी। समझ में आई बात? उसके बाद हम देखते हैं ब्लड सेल्स क्या होती हैं। देखिए ब्लड सेल्स देखेंगे क्या होती हैं। ये देखिए, अच्छे से दिखेगा आपको। ब्लड सेल्स 45% और प्लाज्मा था 55%। ठीक है, तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो होती हैं 45%। अब ब्लड सेल्स मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट, या तो फॉर्म्ड एलिमेंट बोलो या ब्लड सेल्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बिल्कुल सेम हैं। आपको वहाँ पे क्वेश्चन देके, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देके कंफ्यूज किया जाएगा। ब्लड सेल्स की जगह फॉर्म्ड एलिमेंट्स दिया हुआ होगा तो वहाँ पे कहेगा एक्सप्लेन फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड इन डिटेल। तो आप क्या लिखोगे? आपको पता ही नहीं होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते क्या हैं, तो आप क्या लिखोगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के बारे में कैसे लिखोगे जब पता ही नहीं है क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स? तो कुछ भी लिखा मिलेगा, दोनों का मतलब सेम ही है। ब्लड सेल्स ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही ब्लड सेल्स होती हैं। तो क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे आगे। प्लाज्मा को भी डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए क्या होता है इसके अंदर।
ठीक है। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट का जो काम होता है वो क्लोटिंग का होता है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी है वो डिफेंस में हेल्प करती हैं, हेल्प इन डिफेंस, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं इसलिए डिफेंस के अंदर हेल्प करेंगी। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आता है उसको डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज़ बना के ख़त्म कर देती है, वो जो एंटीबॉडीज़ हैं जो फॉरेन पार्टिकल है उसको ख़त्म कर देंगी, ठीक है। तो ये डिफेंस की तरह काम करेंगी। फिर आता है आरबीसी, आरबीसी का जो काम होता है वो काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कैसे? क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ इन तीनों में से, ये जो तीन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इनमें से हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो आपका जो जवाब है वो होना चाहिए आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो आरबीसी का काम है वो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, वो हीमोग्लोबिन ही करती है वैसे तो क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होती है इसलिए आरबीसी का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे होता है ग्रेनुलोसाइट, कैसे नहीं होती है ए ग्रेनुलोसाइट, आपको यहाँ पे पता चलेगा इधर। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुल्स, ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है जिसके अंदर ग्रेनुअल्स होते हैं, और ए का मतलब होता है जिसके अंदर ग्रेनुअल अब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी तीन टाइप हो सकती है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। अब जो ये मैं बता रहा हूँ ना टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। एग्जाम में लिखना है या नहीं लिखना है वो मैटर नहीं करता, याद होते हैं तो लिखो, अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट दो टाइप होती हैं, ग्रेनुलो के साइड के अंदर न्यूट्रोफिल आती हैं, इसिनोफिल आती हैं, बेसोफिल आती हैं, ठीक है। सिर्फ आपको इनके नाम याद करने हैं कि ग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या क्या आता है, ए ग्रेनुलो में कौन सी टाइप होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये कई बार एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट होती है। फिर लिम्फोसाइट को भी तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर। अब इनका जो फंक्शंस है वो देखिए, फैगोसाइटोसिस है, पैरासाइट इन्फेक्शन में ये करती है, इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करती हैं, तो इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन इनकी याद करनी है कि डब्ल्यूबीसी की दो टाइप होती हैं, एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट, सेकंड होती है ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं, और ग्रेनुलोसाइट में इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो देखिए अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा, फिर हम डिस्कस करेंगे आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट, और फिर करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड, और फिर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो बनाता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, मैंने बताया था कि भैया वाटर होता है, प्रोटीन होता है। मैंने बताया था कि 92% तो वाटर होता है और 8% डिजोल्ड सब्सटेंस होता है। तो आपको इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो कि 92% तो वाटर होता है, 7 से 8% प्रोटीन्स होते हैं, और 0.5 से 1% आयंस होते हैं। बाकी जो 1% बच गया उसमें अदर्स आ जाएंगे, बिल्कुल अदर्स, 0.5 से 1% और क्या आ जाएंगे, अदर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लाज्मा की कंपोजिशन जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो हम ये भी कर चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रोम्बिन है। ये ओस्मोलरिटी मेंटेन करता है, ये डिफेंस में हेल्प करता है, ये क्लोटिंग में, ये भी क्लोटिंग में, दोनों क्लोटिंग में, ये डिफेंस में और ये ओस्मोलरिटी में, ये भी पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। आयंस के अंदर क्या क्या आते हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, सल्फेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, ये आयंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो यह आपको सिर्फ याद करना है, ठीक है, नॉलेज के लिए याद करना है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स भी हमने डिस्कस करी। अब देखिए एक खास बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन आपको ये याद करना पड़ेगा, इसकी स्पेलिंग जो है वो याद कर लीजिए,
ग्लोब्यूलिन है ये, ठीक है। एक होता है ग्लोबीन, ग्लोबीन एक ये होता है ग्लोबीन, और ये होता है ग्लोब्यूलिन। कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो ग्लोब्यूलिन है ये हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। जो हीमोग्लोबिन है वो हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है वो ये ग्लोबिन है, और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है वो ग्लोब्यूलिन है। ग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन का पार्ट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है जो आपको फंसा सकता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आपको याद रखना, जब मैं हीमोग्लोबिन डिस्कस करूँगा तब वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप फंस सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबिन की स्पेलिंग क्या है और ग्लोब्यूलिन की क्या है। ग्लोब्यूलिन प्लाज्मा प्रोटीन होता है, और जो ग्लोबिन है दिस इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का पार्ट है ये। हीम प्लस ग्लोबिन में तोड़ा गया है ये हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो ग्लोबिन होता है ये, याद रखने की ज़रूरत है, इसको याद रखना। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हीमोग्लोबिन के ऊपर ही होगी, तो वहाँ पे आप देखना एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा, वो देखना आप। आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। सेकंड जो नेम है वो होता है एर्थ्रियोसाइट। एर्थ्रियो का मतलब होता है आरबीसी और साइट का मतलब सेल, तो रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे भी पॉइसिस लगा होगा उसका मतलब होगा फॉर्मेशन। जहाँ भी साइटोपिनिया लगा हुआ होगा उसका मतलब होगा कि काउंट डिक्रीज हो गई, ठीक है। मतलब कि जितनी आरबीसी पहले थी उनकी काउंट है वो डिक्रीज हो गई, उनकी जो संख्या है आरबीसी की वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। मेन जो काम है देखिए, पॉइसिस का मतलब है फॉर्मेशन, साइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज इन काउंट, ठीक है। डिक्रीज इन काउंट होता है। तो देखिए मैं क्या बता रहा था कि पॉइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब किस चीज़ की फॉर्मेशन, वो जो पॉइसिस से आगे वर्ड लिखा हुआ होगा वो बताएगा किस चीज़ की फॉर्मेशन, ठीक है। धीरे धीरे आप समझने लगोगे जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आप सुनते जाइए, देखते जाइए। साइटोपिनिया, साइटोपिनिया जहाँ भी वर्ड मिले ना किसी के भी साथ उसका मतलब होता है काउंट डिक्रीज हो जाना, ठीक है। अब देखिए किसकी काउंट डिक्रीज होगा, वो तो जो साइटोपिनिया के आगे जो वर्ड है वो बताएगा ना, ठीक है, वो बताएगा आपको। अब साइटोसिस लगा हुआ होगा उसका मतलब होगा काउंट इंक्रीज होना, साइटोपिनिया मतलब डिक्रीज होना, पॉइसिस मतलब फॉर्मेशन। अब देखिए क्यों बता रहा हूँ मैं ये। आरबीसी का सेकंड नेम एर्थ्रोसाइट, एर्थ्रियोसाइट्स है, ठीक है, एर्थ्रियोसाइट। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जो फॉर्मेशन है उसको हम टर्म देंगे एर्थ्रियोपोइसिस। तो एर्थ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, एर्थ्रियो मतलब एर्थ्रियोसाइट, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, क्या कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। एर्थ्रियो मतलब एर्थ्रियोसाइट, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एर्थ्रियोसाइट मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब सेकंड जो लाइन है वो है कि साइट ऑफ एर्थ्रियोसाइट, एर्थ्रोपोइसिस कहाँ पे, जो आरबीसी है वो कहाँ पे बनती हैं, वो जो साइट है वो है बोन मैरो, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी और लाइफ स्पैन ऑफ आफ्टर बर्थ। अब देखिए फीटस जो होता है ना, फीटल फीटल आरबीसी, बर्थ से पहले बेबी को फीटस बोला जाता है, ठीक है। अब जो फीटस होता है ना उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 100 डेज, 100 डेज के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जो आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जब न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है उसके बाद जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 डेज, ठीक है। आपको मोस्टली ये याद करना है। ये खास तौर पर आपको पूछा जा सकता है, आपको वहाँ पे जो वर्ड है वो फिटल मिलेगा तो आप 100 डेज टिक करोगे, अदरवाइज आपको 120 डेज ही याद रखना है, ठीक है। ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए था कि फीटल आरबीसी में लाइफ स्पैन कितना होता है, वो 100 डेज है। स्पेसिफिक आपको फीटल आरबीसी दे के पूछा जाए तो 100 डेज, अदरवाइज आपको 120 डेज टिक करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन है जो आरबीसी का वो होता है 120 डेज। लाइफ स्पैन का मतलब होता है कितने दिन तक वो जिंदा रहती है, 120 दिन तक वो जिंदा रहती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए एक वर्ड आता है स्प्लीन। अब कोई भी आरबीसी
डिस्ट्रॉय हुई, अब वो कहाँ जाएगी? अब देखिए कोई भी आदमी मरता है तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाता है? कब्रिस्तान, कब्र के अंदर दफनाने के लिए, ठीक है, कब्रिस्तान लेके लेके जाया जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक कब्रिस्तान होता है जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है स्प्लीन को अंदर। जो आरबीसी कट जाती है, फट जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है, 120 डेज के बाद वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती हैं? वो स्प्लीन के अंदर चली जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, आप कॉपी में लिख लो, कैसे भी है याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कहीं जगह पे आपको मिल जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं। नॉर्मल आरबीसी काउंट मेल में कितनी होती है? आरबीसी फीमेल के अंदर होती है। अब मेल्स के अंदर कितनी आरबीसी होती हैं और फीमेल्स के अंदर कितनी आरबीसी होती हैं? मेल के अंदर जो आरबीसी होती हैं वो होती हैं 5.5 मिलियन पर mm³ पर मिलीमीटर क्यूब। कितनी होती हैं? 5.5 मिलियन। और जो फीमेल है उनके अंदर होती हैं 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द आरबीसी काउंट इन ए पर्सन और ऑप्शन दिया मिले 5 मिलियन, तो आपको वहाँ पे 5 मिलियन टिक करना है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिक तरह से मेल या फीमेल नहीं दिया गया है, तो आपको 5 टिक करना है। अगर मान लो 5 नहीं दिया मिले तो 5.5 दिया मिले तो वो टिक करो, 4.5 मिले वो टिक करो। अगर ये तीनों ही दिए हैं तो आपको 5 टिक करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है इंक्रीज। अगर आरबीसी की काउंट में इंक्रीज हो जाए तो उस टर्म को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एर्थ्रोसाइटोसिस। साइटोसिस का मतलब होता है काउंट में इंक्रीज होना। किसकी काउंट होगी? एर्थ्रियो। एर्थ्रियो मतलब एर्थ्रियोसाइट, तो एर्थ्रियोसाइट की आरबीसी की काउंट इंक्रीज होना एर्थ्रियोसाइटोसिस होता है। अब आरबीसी की काउंट कब इंक्रीज होगी? हिली एरियाज, जो पर्सन पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं ना, उनकी जो आरबीसी की काउंट है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन जो प्लेन एरिया पे रहते हैं ज़्यादा होती है। हिली एरियाज पे रहने वाले पर्सन में आरबीसी की काउंट ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया तो अब आरबीसी ज़्यादा बनने लगेंगी। वो एडेप्टेशन है एक तरह की। डिहाइड्रेशन के दौरान, बोन मैरो ट्यूमर के दौरान, जब बोन मैरो के अंदर ट्यूमर होगी तो वहाँ पे भी जो आरबीसी की काउंट है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी सिचुएशन में एर्थ्रोसाइटोसिस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट का डिक्रीज होना एर्थ्रियोसाइटोपिनिया। साइटोपिनिया का मतलब क्या होगा? काउंट डिक्रीज होना, और एर्थ्रियो मतलब आरबीसी। समझ गए होगे आप तो अब तो। ठीक है, कि पाइसिस क्या है, साइटोसिस क्या है और साइटोपिनिया क्या है। मैं तब क्या कहना चाह रहा था वो आप समझ गए होगे। अब नहीं समझे हो तो डब्ल्यूबीसी जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट तब समझ जाओगे। और ये आरबीसी की काउंट कब कब डिक्रीज होती है? मलेरिया जब भी होगा ना तो आरबीसी कम हो जाएंगी। ठीक है, डेंगू जब होता है तो प्लेटलेट कम हो जाती है। सुना होगा, ये तो सबने सुना होगा कि जब भी डेंगू होता है तो प्लेट जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी मलेरिया होता है तो आरबीसी कम हो जाती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जब होता है तो भी जो आरबीसी है वो कम हो जाती है। तो इसी सिचुएशन में आरबीसी कम होती है और इस सिचुएशन में आरबीसी बढ़ जाती है। शेप कैसी होती है आरबीसी की? बाइकॉनकेव। कैसी शेप होती है? बाइकॉनकेव होती है और डिस्क लाइक होती है। डिस्क लाइक होती है और बाइकॉनकेव होती है। आपको पढ़ा होगा बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स फिजिक्स में, यही शेप होती है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? नहीं होता भाई। आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड, लेक्स ऑल सेल ऑर्गेनेली। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर ही सेल ऑर्गेनेली होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? सेल ऑर्गेनेली होती हैं। अब न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल ऑर्गेनेली भी नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। तो आरबीसी इज नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना तो वहाँ पे कंपैरिजन करने में ये काम आएगा कि भैया बताओ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट किन के अंदर न्यूक्लियस होता है और किन के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। शेप आरबीसी की कैसी होती है, डब्ल्यूबीसी की कैसी होती है, प्लेटलेट की कैसी होती है, वो याद करना पड़ेगा। लाइफ स्पैन तीनों का याद करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर
फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है वो तीनों में याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझोगे, धीरे धीरे फील आएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो करते हैं वो करते हैं डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। जैसे आरबीसी का नाम था एर्थ्रियोसाइट, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का सेकंड नेम ल्यूकोसाइट बोला जाता है। तो ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट होती है, डब्ल्यूबीसी का अनदर नेम ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होगा, ल्यूको, ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी, पाइसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ल्यूकोपाइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, जाहिर सी बात है। सेकंड, साइट ऑफ फॉर्मेशन, डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनती थी, वो भी बोन मैरो में बनती थी भाई, सही है। अब तो समझ में आ रहा होगा। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, अब आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना था, 120 डेज, लेकिन डब्ल्यूबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है, 3 से 7 दिन, 1 वीक, ठीक है, 1 वीक, अप्रोक्सीमेटली 1 वीक। तो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा 1 वीक, तो आपको वो टिक लगाना है, नहीं तो आपको ऑप्शन मिलेगा 3 to 7 डेज, वो टिक लगाना है, दैट्स इट, इतनी ही तो बात है। फिर आएगा नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितना होता है, वो होता है 6000 से 8000 mm³ वहाँ पे जो आरबीसी थी वो कितनी होती थी, आरबीसी का काउंट होता था 5 मिलियन, यहाँ पे कितनी है 6000 से 8000, केवल 6000 से 8000 होती हैं ये, ठीक है। ये होता है नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट। इंक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट, अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ल्यूकोसाइटोसिस या फिर ल्यूकेमिया, कैंसर के अंदर होता है। जब भी कोई ट्यूमर या कैंसर बनती है ना, तो जहाँ पे भी ट्यूमर या कैंसर बनेगी ना वहाँ पे सेल्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है, सेल ज़्यादा बनेगी और वहाँ पे सेल एक तरह से कंबाइन हो जाएंगे आपस में, एक ट्यूमर लाइक बना लेंगी, गट्ठा सा बना लेती हैं, ठीक है। जो कहीं पे भी कैंसर होता है ना वहाँ पे कोई भी जो सेल होती है वो इंक्रीज ही होती है, जहाँ पे भी होता है, लीवर के अंदर होगा, कहीं पे भी होगा, वहाँ पे वहीं की सेल स्टार्ट हो जाती है, फॉर्मेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और एक जगह पे जमा होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे फिर ट्यूमर फॉर्मेशन होती है कैंसर के अंदर। तो इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी मतलब होता है ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मैंने बताया था, पहले भी बताया था, अब भी है कि साइटोसिस मतलब काउंट में इंक्रीज होना, किसकी, ल्यूको, ल्यूको मतलब ये ल्यूको, ल्यूको मतलब डब्ल्यूबीसी, तो इसकी आरबीसी, इसकी डब्ल्यूबीसी में इंक्रीज होना ही ल्यूकोसाइटोसिस होता है, या फिर इसको हम ल्यूकेमिया ये टर्म भी दे सकते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकेमिया एक ही वर्ड है, एक ही मतलब है, मतलब दोनों का, ठीक है। डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी की काउंट में डिक्रीज हो जाना, हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी डिक्रीज हो गई तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया, पीनिया, साइटोपीनिया मतलब क्या, काउंट डिक्रीज होना, किसकी, ल्यूको मतलब कि डब्ल्यूबीसी की। तो अब ये होता किस में है, ल्यूकोपीनिया कब होता है, ये एड्स में होता है, जिस भी किसी भी पर्सन को एड्स होगी, एड्स होती है एचआईवी वायरस के द्वारा, ठीक है, पता होगा आपको, किसी भी पर्सन में एड्स होगी तो जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। सेकंड, शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इज इरेगुलर एंड अमीबॉइड, तो जो शेप है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है और अमीबॉइड होती है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस बताया था मैंने, नहीं, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, कि बताओ इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो होगी कि आरबीसी हैज न्यूक्लियस, सेकंड स्टेटमेंट डब्ल्यूबीसी हैज नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फोर्थ जो ऑप्शन है वो है बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो जो ऑप्शन है वो क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी, बताओ कौन सा ठीक है, डी ठीक है, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है और आरबीसी के अंदर नहीं होता है, मैंने उल्टा बोला है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर नॉन न्यूक्लिएटेड है और आरबीसी, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है,
बहुत तरीके से क्वेश्चन, एक ही बात का बहुत तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको ये लाइन याद करनी है, पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस होता है नहीं होता है, बस किसी भी तरीके से पूछ ले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो करते हैं वो है प्लेटलेट। जैसे आरबीसी का नाम जो है वो एर्थ्रियोसाइट होता है, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वैसे ही प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट का काम जो होता है वो क्लोटिंग का होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए प्लेटलेट, सेकंड नेम थ्रोम्बोसाइट, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट थ्रोम्बोपाइसिस, जाहिर सी बात है, पीछे बता चुका हूँ, पाइसिस मतलब फॉर्मेशन। अब तो फील आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा अब तो कि पाइसिस क्या है, साइटोपिनिया मतलब पीनिया क्या है। ठीक है, साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो में। अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन बात निकल के आई है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों की जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है वो बोन मैरो ही है। बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स बनती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स अक्कर इन बोन मैरो, क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सही है, क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होते हैं, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों की फॉर्मेशन की जो साइट है वो बिल्कुल सेम है, क्या है वो बोन मैरो है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो होती है। लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट, कितना लाइफ स्पैन होता है? वो होता है 1 वीक, एक हफ्ते तक ही जिंदा रहती हैं। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है वो 3 से 7 दिन, सॉरी 3 से 7 दिन तक जिंदा रहती है। ठीक है, ये पूरे 1 वीक जिंदा रहती है। 1 वीक से नीचे कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो टिक नहीं करना आपको कभी भी। 1 वीक दिया मिलेगा आपको, 6 डेज से 7 डेज दिया मिलेगा, ये आपको टिक करना पड़ेगा, नहीं तो 1 वीक दिया मिलेगा तो वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे शेप कैसी होती है प्लेटलेट की? डिस्क शेप होती है। प्लेटलेट्स लेक न्यूक्लियस, अब प्लेटलेट के अंदर भी क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के अंदर होता था? नहीं था। डब्ल्यूबीसी के अंदर था? हाँ। प्लेटलेट के अंदर नहीं है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों में से किसके पास न्यूक्लियस होता है? केवल डब्ल्यूबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, बाकी जो फर्स्ट और जो थर्ड है उनमें नहीं होता है। मतलब कि जो आरबीसी और प्लेटलेट है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। समझ में आई बात? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 से 4 लाख होती है। नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट है वो 1.5 से 4 लाख होती है। ठीक है, इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। साइटोसिस मतलब काउंट में इंक्रीज हो जाना, प्लेटलेट की संख्या बढ़ जाना, क्या होगा? थ्रोम्बोसाइटोसिस। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, वो क्या होगा? वो होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसका मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब एक देखिए, एक लाइन देखिए, मैंने पहले भी बताई थी, मलेरिया के अंदर तो क्या होता था? मलेरिया के अंदर क्या होता था? डब्ल्यूबीसी घट जाती थी। ठीक है, मलेरिया के अंदर क्या होता था? डब्ल्यूबीसी घट जाती थी, सॉरी डब्ल्यूबीसी नहीं, आरबीसी। मलेरिया के अंदर आरबीसी जो काउंट है वो क्या हो जाती थी? अब जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? डेंगू के अंदर प्लेटलेट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन डेंगू नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज, इसलिए कभी भी डेंगू जिस पेशेंट को है उसको एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्योंकि ये एंटी प्लेटलेट होती है, बिकॉज इट इज एंटी प्लेटलेट। ये प्लेटलेट को कम करेगी, फॉर्मेशन नहीं होने देगी थी, इसलिए कभी भी एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए डेंगू के पेशेंट को। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कि इन डेंगू नंबर ऑफ प्लेटलेट डिक्रीज, हेंस एस्प्रिन ड्रग इज नॉट गिवन बिकॉज इट इज एंटी प्लेटलेट। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। क्या फंक्शंस होते हैं किसी भी ब्लड के? सोचिए क्या फंक्शन होते हैं ब्लड के, सोचिए। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, सही बात है भैया। एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, ये भी सही बात है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर क्या था? डिजोल्व वेस्ट जो प्रोडक्ट थे वो डिजोल्व होते थे ना, तो वो भी करेगा। वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर भी तो होता है, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे लेके जाएगा। ब्लड ही सर्कुलेट करेगा ना पूरी बॉडी में, तो वो पहुँचाएगा।
एंटीबॉडीज़ होंगी, अगर एंटीबॉडीज़ होंगी तो जो डिजीज़ है उसमें डिफेंस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा बॉडीज को डिजीज से। अब एंटीबॉडी कहाँ होती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है, तो डब्ल्यूबीसी कहाँ होती है, ब्लड के अंदर, तो ये तो ब्लड का क्या हो गया, ये भी तो ब्लड का क्या हो गया, फंक्शन ही हो गया, ये भी फंक्शन है। क्लोटिंग में हेल्प करेगा, क्लोटिंग कौन कौन थी, प्लेटलेट है वो क्लोटिंग में हेल्प करती है, फिब्रिनोजन है वो भी क्लोटिंग, जो प्लाज्मा प्रोटीन वो भी क्लोटिंग में हेल्प करती है। तो हीमरेज मतलब क्या होता है, ब्लड लॉस। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं, चलो एक्सीडेंट नहीं कहते हम, जैसे कोई भी चोट लग गई उंगली में तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, ताकि भाई बॉडी में से ब्लड का लॉस ना हो। अगर वो क्लॉट ना हो तो क्या होगा, बहता रहेगा खून, बहता रहेगा, कम हो जाएगा खून, बिल्कुल ही बेहोश हो जाएगा, बहुत कम हुआ तो मर जाएगा आदमी। एक्सीडेंट के केस में ऐसा ही तो होता है, ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस टिश्यू, इट ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स टू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, इट रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी टू द अनदर, इट कंटेन्स antibodies and white blood cells which protect the body from disease, clotting of blood protect against the hemorrhage, hemorrhage मतलब blood loss, blood loss से clotting help करती है, ठीक है। ये थे फंक्शंस ऑफ ब्लड। अब आपको जो जो मैंने समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो नोट्स मैंने अभी पढ़ाए हैं वो नोट्स बिल्कुल सेम एज इट इज़ नोट्स आपको मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, रिप्लाई करूंगा उसका। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गूगल को सर्च करना पड़ेगा pharmadice.blogspot.com, ठीक है। वहाँ पे जाना है, उस वेबसाइट में बहुत सारी पोस्ट होंगी, वहाँ पे आपको पोस्ट का जो नेम है, जो हेडिंग वो मिलेगा, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड, उस पर क्लिक करना है तो भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी तरीके से नोट्स लो, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या तो लिंक की सहायता से लो या फिर इस वेबसाइट पे जाओ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हीमोग्लोबिन के बारे में और एनीमिया के बारे में, टाइप्स ऑफ एनीमिया क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होती हैं। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, आज के लिए बस इतना ही।